जय हिंद आप सभी साथियों को। देखिएगा, आपको पता होगा कि आज है संडे और संडे के दिन आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस का एक सेट आता है। तो आप आज 50 क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा कि और मैं देखना चाहूंगा कि आपका स्कोर कितना आता है। तो लास्ट में जब आप ये टेस्ट लगा लें उसके बाद आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि सर हमारा स्कोर कितना है। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब ये टोटल जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो स्कोर आपको जरूर करना है। साथ ही में लाइक कर दीजिएगा और जो भी चीजें आपको नई देखने को मिले, नई सीखने को मिले, तो जरूर उनको भी आप नोट करते जाइएगा। सारे क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे हैं, बेहतरीन है और आपके पेपर को देख करके ही ये जो क्वेश्चन पेपर है वो डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने है वो कौन सा है, पहला नंबर का। और ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। कैसा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ट्राई करिएगा। ऋग्वेद के स्रोतों, ये लिखा हुआ ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ऋग्वेद के स्रोतों को और किस नाम से जाना जाता है? तो सोच के बताइएगा, सूक्त, ज्ञान या ऋच या कर्मकांड। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही देखिएगा सूक्त। क्या? ऋग्वेद के जो स्रोत होते हैं ना, स्रोत, उनको सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक और चीज देखिएगा, सबसे, देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। पूछा जाए आपसे कि सबसे प्राचीन, क्या लिखते जाइएगा, आपके लिए जरूरी है। सबसे प्राचीन वेद का नाम पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा है बताओ? सबसे प्राचीन जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद। एक पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि इसके अंदर मंडलों की संख्या कितनी है, बताओ संपूर्ण ऋग्वेद के अंदर मंडलों की संख्या कितनी है? 10। अगर आपसे ये एक और सवाल आता है इसमें, अगर सूक्तों की संख्या पूछ ली जाए कि ऋग्वेद के अंदर सूक्त कितने होते हैं टोटल कुल, ठीक है, तो उसकी संख्या कितनी होती है? ये 10 लिखा हुआ है, इसके आगे 28 लिख दीजिएगा। तो 10 28, ये प्रश्न आपको अच्छे से जो है वो याद कर लेना है। ठीक है, तो इस सवाल से संबंधित आपका जो आंसर है वो आपका ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़िएगा। आगे देखिएगा, आपने इसको अच्छे से हैंडल किया होगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, क्या दूसरा प्रश्न अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, तब तो जो है मजा आएगा आपको चीजें समझने में, और कोई भी प्रश्न जो आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। अब देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो बताओ इन चार जो ये शब्द लिखे गए हैं वो कौन सा शब्द है जो ये संदर्भित करता है जिसके अंदर बौद्ध भिक्षु रहते हैं? ठीक है, यानी बौद्ध मठ मतलब ऐसे समझो, मठ जिस एक मठ मतलब ऐसे कमरा समझो जिसके अंदर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो सोच के आपने अपना आंसर जो है वो बना लिया होगा। उसे बोलते हैं बिहार। क्या बोलते हैं? उसे बिहार बोलते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे किसी कॉलोनी का नाम हो गया राम विहार, क्या हो जाएगा? राम विहार कॉलोनी का नाम हो जाएगा। तो बिहार मतलब जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको जो है बिहार बोला जाता है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, एक चीज और इसमें बड़ी अच्छी चीज है, एक और चीज याद रखना। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की गुफाओं को क्या बोलते हैं, क्या बौद्ध धर्म जहां पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, वो गुफाओं को क्या बोलते हैं? तो गुफा का याद रखना, उसके लिए एक वर्ड बड़ा फेमस है, उसे बोलते हैं चैत्य। क्या बोलते हैं? उसे चैत्य बोलते हैं। लेकिन जहां पर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बिहार बोलते हैं। क्लियर है? तो चैत्य किसको बोलते हैं मेरे भाई? गुफा को बोलते हैं। और स्तूप का मतलब तो समझ में आ गया होगा, जो एक डिजाइन होता है उसको जो है स्तूप बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे और देखिएगा और कितने अच्छे सवाल हैं जिनको आपको ट्राई करना है। आगे देखिए, 3 नंबर का जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, आराम से ट्राई करिएगा, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। देखिएगा, लिखा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र होता है वो क्या जानकारी देता है? बताओ किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त, मौर्य या प्रताहार या राष्ट्रकूट? सोच के बताइएगा क्या इसका सही जवाब है। तो देखिएगा, इसको पढ़िएगा। तो ये जो जानकारी देता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अच्छा, एक और चीज याद रखना मेरे भाई, याद रखना कि कौटिल्य कहो या चाणक्य कहो या विष्णुगुप्त कहो, ठीक है, बात एक ही है। तो कोई नया नाम नहीं है। क्या कौटिल्य की जगह पर अगर आपको ये भी मिल जाए नाम चाणक्य, ठीक है, तो ये भी एक ही बात है। चाणक्य आपको मिल जाए नाम, या फिर एक और नाम मिल जाए आपको विष्णुगुप्त, भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो विष्णुगुप्त भी इसी को बोलते हैं। तो ये 2 नाम है, इनसे आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, जब भी अगर पेपर में आता है तो इसको आपको अच्छे से जो है वो आपको याद कर लेना। ठीक है, चलिएगा आगे। आगे और चीजें हैं जो आपको मैं बताते हूँ। आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न 4 नंबर का कौन सा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा।
गलती आपको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगी। भारतीय महाकाव्य महाभारत यानी व्यासकृत के अंदर 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन किया गया है? तो बताइएगा वो इन 4 पर्वों में से कौन सा पर्व है जिसके अंदर भगवत गीता का जो वर्णन किया गया है? तो जल्दी से सोच के बताइएगा वो कौन सा पर्व है। क्या वो कौन सा पर्व है? अच्छे प्रश्न है, ठीक है, गलत नहीं करना। उसे बोलते हैं भीष्म पर्व। क्या बोलते हैं उसे भीष्म पर्व बोलते हैं। एक चीज और याद रखना, यानी महाभारत के अंदर जो भीष्म पर्व है ना, उसी के अंदर श्रीमद् जो है भगवत गीता का जो है वर्णन मिलता है, तो वो होता है भीष्म पर्व, ठीक है। एक और चीज याद रखना कि महाभारत में 4 उपवर्ग होते हैं। क्या, इसको भी लिख लीजिएगा। ये महाभारत जो होता है, महाभारत के अंदर कितने होते हैं? 4। लिख दूं मैं आपको कितने होते हैं? 4 जो होते हैं वो उप पर्व होते हैं। कितने होते हैं? 4 जो होते हैं वो उप पर्व होते हैं। और अध्याय कितने होते हैं? 122। कितने होते हैं? 122, ठीक है। तो महाभारत के अंदर कितने उप पर्व होते हैं? 4 होते हैं। और अध्याय कितने होते हैं? 122। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। 5 नंबर का आप अच्छे से प्रश्न को समझिएगा, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। 5 नंबर को अच्छे से समझिएगा कि कंदारिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? सवाल बड़ा अच्छा है। क्या सवाल है कि कंदारिया महादेव का जो मंदिर है वो किस मंदिर समूह से संबंधित है? बताओ, महाबलीपुरम या एलोरा गुफा या कोणार्क या फिर खजुराहो? सोच के बताना। कंदारिया महादेव मंदिर जो होता है वो किस मंदिर का एक समूह है? सोच के बताइएगा। अच्छा सवाल है। इसको देखिएगा, ये खजुराहो मंदिर का जो है एक, उस खजुराहो मंदिर के अंदर ही जो है वो कंदारिया महादेव का मंदिर पड़ता है। इसको आप इस तरह से याद रखिएगा। एक और चीज याद रखना, 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान मिला था, ठीक है। तो खजुराहो के जो मंदिर थे इनको 1986 के अंदर, ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत जो है वो सूची बनाई गई थी, उसके अंदर खजुराहो के मंदिर को जो है स्थान मिलता है। और कंदारिया महादेव का मंदिर भी खजुराहो मंदिर के ही अंदर है, ठीक है। चलिएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाइएगा मेरे भाई। आगे देखिएगा, आपसे एक सवाल पूछा है, ये सवाल बहुत अच्छा है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? क्या, दास वंश की स्थापना किसने की थी? देखिएगा, दास वंश आ जाए या गुलाम वंश आ जाए? क्या, दास वंश आ जाए या गुलाम वंश आ जाए? अच्छा, एक नाम और बड़ा ही फेमस है, क्या, मामलूक वंश। कौन सा है? मामलूक, सॉरी गलत लिख दिए हम, इसको हम दोबारा से लिख देते हैं। क्या, इसको हम दोबारा से लिख देते हैं, मामलूक। क्या, मामलूक वंश आ जाए। अब देखो 3 नाम आएंगे, तीनों को आप अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। क्या, गुलाम वंश आ जाए कहीं लिखा हुआ, या दास वंश आ जाए, गुलाम होगा तभी तो दास होता है, दास को भी गुलाम बोल देते हैं, या मामलूक वंश बोल दिया जाए। तीनों का मतलब एक ही है। तो इसकी स्थापना जो किसने की थी बताओ जल्दी से? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी दिल्ली की जो सल्तनत में आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की जो स्थापना की थी। तो याद रखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन स्थापना पता है कब की थी? 1206 ईस्वी के अंदर। क्या, 1206 के अंदर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। याद करते जाइएगा। क्या, याद करते जाइएगा। अच्छे प्रश्न है, अच्छे प्रश्न। जो चीजें मैं आपको अलग से बता रहा हूं उनको भी आप नोट करते जाइएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला देखिएगा, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये जितने भी दर्शन आपको मिलने वो उनको आप नोट करते जाना, ठीक है। तो विशिष्टाद्वैत दर्शन, जो दर्शन के संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे आपका रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। क्लियर है? तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिएगा मेरे साथ ही आगे चलते हैं और आगे जो है किस तरीके से उसको देखिएगा, आगे किस तरीके से उसको देख लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, 8वें नंबर का जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है। कौन सा है? बहुत अच्छा है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिएगा, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? क्या, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। तो बताओ वो कौन से मुगल सम्राट थे? बताओ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर बनाएगा आपके। अकबर ने। क्या, अकबर जो मुगल सम्राट था उसने फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया था मेरे साथी? अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पता होगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। किसने? अकबर ने। ठीक है, कब, क्यों किया था? वाय, क्या, क्यों किया था? किसके उपलक्ष्य में? गुजरात पर। क्या, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में।
याद रखिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने जो है क्या बनाया था, उसको अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर है? चलिएगा आगे देखिएगा, आगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा सा आप समझते जाइएगा। देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताते जा रहा हूं उनको आप अच्छे से जो है समझते जाइएगा, तभी आपका स्कोर जो है वो अगले आने वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप आराम से पढ़िएगा, सवाल के अंदर बहुत कुछ नहीं है। देखिएगा, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? देखिएगा आपको वैसे याद आ जाएगा कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। तो याद रखना उन्होंने क्या बनवाया था मेरे साथी? बुलंद दरवाजा बनवाया था। और एक और चीज याद रखना, क्या कि बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम यहां पर लिखा गया है प्रश्न के, बड़ा शानदार। देखिए उसे क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है गेट, ये लिख रहा है गेट ऑफ मैग्निफिसेंस। क्या है? बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम है गेट ऑफ मैग्निफिसेंस। क्लियर है? तो इसको भी जो है ये जो नाम लिखा हुआ है मेरे साथी, इसको आप अच्छे से जो अलग से एक कागज पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अलग से एक कागज पर इसको भी जो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कितना महत्वपूर्ण है कि भारत के अंदर, क्या भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे पर है, यानी भारत के अंदर फोर्ट विलियम जो है वो किस नदी के किनारे पर है? क्या यमुना, गोदावरी या हुगली या चिनाब? चारों विकल्पों में से सोचिएगा किस नदी के किनारे पर फोर्ट विलियम है। देखिएगा फोर्ट विलियम की जो स्थापना होती है ना, फोर्ट विलियम की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1781 में होती है। और फोर्ट विलियम जो है ना ये कोलकाता में है। तो कोलकाता में किस नदी के किनारे पर है? हुगली नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो आंसर इसका जो बी है वो एकदम हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम के सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था? चार्ल्स आयर। क्या नाम था पहले प्रेसिडेंट का? वो था चार्ल्स आयर। ठीक है, चार्ल्स आयर। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ये कौन थे? ये फोर्ट विलियम के पहले कौन थे? प्रेसिडेंट थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 11वें नंबर का जो सवाल है वो बहुत अच्छा है, इसको आप आराम से पढ़िएगा, फिर आप जो है इसका जवाब दीजिएगा। चलिए आगे देखिए भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा की शुरू करने के लिए, देखिए दोबारा पढ़ते हैं, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो बहुत अच्छा सवाल है। यानी भारत के अंदर पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा की शुरुआत करने के लिए वकालत किसने की थी? तो बताइएगा, चारों विकल्पों में से पढ़िएगा कौन सा विकल्प एकदम सही है। क्या कौन सा विकल्प एकदम सही है? तो उनका नाम मत भूलिएगा, वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे मेरे भाई? वो थे राजा राम मोहन राय। एग्जैक्टली, सीधे सीधे क्वेश्चन है और सीधा सीधा आपको याद करना है। आगे देखिएगा, आगे देखिए 12 नंबर का जो सवाल है ये भी अच्छा सवाल है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 के जितने भी विद्रोह हुए थे भाई, उन सबको मैंने अलग से क्लास में पढ़ाया हुआ था। तो किसने किया था बताओ? बेगम हजरत महल थी। कौन थी वो? बेगम हजरत महल। देखिएगा 2-3 चीजें हैं, अगर आप चाहें तो मैं नोट करा देता हूं। क्या आप चाह रहे हैं तो मैं इसे नोट करवा देता हूं, पेज को थोड़ा सा छोटा करता हूं, उसके बाद मैं यहां पर लिख दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देखो, 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। आपसे अगर कानपुर का पूछ लिया जाए, क्या कानपुर से 1857 के विद्रोह में किसने भाग लिया था? तो बताइएगा वो पता है कौन थे? वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, उनका नाम आपको पता होगा, नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। ठीक है, अच्छा जी आगे देखिएगा, एक और देखिए, ग्वालियर से कौन थे? ग्वालियर से पता है कौन थे? वो थी आपकी लक्ष्मीबाई। कौन थे? लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई, इनको आप भूलना मत। ठीक है, चलेगा आगे देखिएगा, कुछ जो जो जरूरी चीजें रहेंगी वो सारी चीजें जो है मैं आपको बताते रहूंगा। ये चीजें वो हैं जो आपको एक सवाल से ज्यादा आपको चीजें जो है वो याद करनी है। ठीक है, आपको एक चीज से ज्यादा जो है क्वेश्चंस को और अच्छे से जो याद करना है। देखो अगला सवाल कितना बेहतरीन है, अगला सवाल जो है वो कितना बेहतरीन है। देखिएगा, विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए किस वर्ष में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? बताइएगा, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनकी दोबारा से शादी हो जाए तो इसको जो है दोबारा से वैध बनाने के लिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कब पारित किया गया था? आपको डेट बतानी है। तो देखिए वो जो पारित किया गया था वो 1856 में जो पारित किया गया था। ठीक है इसको आप एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है
वो आपके सामने सीधे सीधे बनेगा, जिसको आपको याद करना है। 14 नंबर का जो प्रश्न है ये अच्छा है, देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो वो कब की जाती है? तो सोच के बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। तो वो की जाती है 7 अगस्त 1905 के अंदर। क्या स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की जाती है? 7 अगस्त 1905 के अंदर, ठीक है। और एक और बात याद रखना कि 7 अगस्त 1905 में भी आपको पता है कि बंगाल विभाजन, एक नाम आपने सुना होगा एक नाम आपने सुना होगा बंगाल विभाजन। तो 1905 में 1905 ईस्वी के अंदर ही बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में आपको पता होगा बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, आयोजित किया गया था, जिसके अंदर आपको पता है स्वदेशी आंदोलन की जो है वो घोषणा की जाती है। तो याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टाउन हॉल के अंदर एक बड़ा है जो प्रदर्शन किया गया था, जिसके अंदर स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा की जाती है। तो वो कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 के अंदर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप अच्छे से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो बताइएगा जल्दी से सोच करके। देखिएगा, पहली बात एक चीज याद रखना कि आपको पता है जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था वो कब हुआ था? जनवरी 1900, दोबारा लिख देता हूं, इसे हटाइएगा, जनवरी 1923 को, ठीक है। तो जनवरी जो है 1923 को आपको पता है स्वराज पार्टी की जो है वो क्या होती है? स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना होती है। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्हें CR दास भी कहा जाता है। तो वो क्या कहा? CR दास, देखो ये शॉर्ट में लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो मोतीलाल नेहरू का तो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ए वाला जो विकल्प आपका एकदम सही है। चलिएगा आगे चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा, 16वां देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से ट्राई करिएगा। क्या सवाल लिखा हुआ है? हड़प नीति यानी व्यापकत्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? सीधी बात है, हड़प नीति जो वो किस गवर्नर जनरल ने जो उसको लागू किया था? बताइएगा। देखो, जब भी कभी क्या हड़प नीति आ जाए, यानी कि आपको पता है लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इस चीज के लिए बड़े फेमस थे। क्या लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने क्या किया था? बहुत सारी जो है चीजें जो उन्होंने हड़प ली थी। यहीं पर मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने शासनकाल में, पता है आपको, 1849 के अंदर पंजाब को भी, क्या 1849 के अंदर पंजाब को, और साथ ही एक और होता है 1856 के अंदर अवध को, पता है, ब्रिटिश राज्य में जो है शामिल कर लिया था। ठीक है, 1859 के अंदर 1856, देखो दो डेट है, इनको आप याद रखना। लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासन काल में यानी 1849 के अंदर पंजाब और 1856 के में जो है अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश का जो राज चलता था तो इन दोनों को जो ब्रिटिश का ही बना दिया था। आगे देखिएगा आगे देखिएगा, अगला सवाल बहुत अच्छा है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल कैसा है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा, लिख रहा है स्वतंत्रता समानता, सॉरी इसको मैं एडजस्ट करता हूं। देखिएगा, स्वतंत्रता समानता बंधुता के प्रावधानों के अंगीकृत हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? देखिएगा, सीधी बात है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता जो है वो हमारे भारत के संविधान में किस देश से ली गई थी, वो ये कहना चाहता है। तो वो ली गई थी फ्रांस के संविधान से। कहां से? फ्रांस के संविधान से। क्लियर है? चलिएगा आगे सवाल देख लीजिएगा। आगे कौन सा सवाल है? अब देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो बहुत शानदार प्रश्न है। देखिएगा, इसको पढ़िएगा। 18 नंबर का जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि उपाधियों का जो अंत है वो किस अनुच्छेद के अंदर है? क्या उपाधियों का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 जो होता है वो उपाधियों का अंत कहता है। जो अनुच्छेद 22 है ये क्या कहता है कि कुछ कंडीशंस स्थितियों में ये गिरफ्तारी का विरोध करता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आपको पता है मानव के दुर्व्यापार के बारे में बोलता है। आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा, सारे आर्टिकल भाई आपको याद होने चाहिए, तब तो मजा आएगा, आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। देखिएगा, वो ये कह रहा है आर्टिकल 16 जो है वो क्या कहता है? क्या आर्टिकल 16 जो होता है वो क्या कहता है? देखो, सारे आर्टिकल आपको चारों याद होंगे तो आप बता सकते हैं। तो आर्टिकल 16 जो ये कहता है कि क्या कहता है पता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब ये हुआ कि ये कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, सरकारी नौकरी में भाई सभी को समान अधिकार मिलेगा। अच्छा, उपाधियों का अंत, क्या उपाधियों का अंत क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है
अस्मिता का अंत अनटचेबिलिटी क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताते जा रहा हूं, ताकि अगर इससे संबंधित सवाल आगे बनता है तो आपका फिर नंबर ना कटे, क्योंकि एक दो नंबर आपको डिमोटिवेट कर सकता है, मोटिवेट भी कर सकता है। सीधी बात। अब देखो ये सवाल क्या कहना चाहता है कि संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा जो है वो लगाया जाता है। चारों को पढ़ लीजिएगा। देखो, संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की अभिक्रिया जो चलाई जा सकती है। आर्टिकल 61, ठीक है, आर्टिकल 61 जो होता है वो बताता है कि आप राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है कि किसी को? दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन से आप राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु कौन सी अर्हता जो नहीं है। चार विकल्पों में से पड़ेगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये वाली कंडीशन तो नहीं होगी। देखो, भारत का नागरिक होगा उपराष्ट्रपति अगर बनना है तो बिल्कुल भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु से अधिक हो, बिल्कुल कम से कम 35 होना चाहिए। आगे देखिए, लोकसभा की सदस्यता का धारक हो, ये गलत बात है। राज्यसभा की सदस्यता का धारक हो, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का ही तो पदेन सभापति होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो है ये वाली कंडीशन जो है अप्लाई नहीं होगी उपराष्ट्रपति के लिए। आगे देखिएगा भाई, आगे सवाल देखिएगा। देखिए, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे। चार विकल्पों को पढ़ने के बाद में समझ में आएगा संसद, और संसद के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कितने होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। अब चार विकल्पों में सिर्फ लोकसभा के जो फर्स्ट स्पीकर है वो ही दे रखे हैं, तो जीबी मावलंकर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, 23 सवाल जो है वो बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, भारत के किसी भी राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु, यानी राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र का जो है वो होना चाहिए। तो कम से कम वाली उम्र, सारी चीजें आप याद रखना भाई। देखो, कम से कम 35 साल का जो है वो होना चाहिए, और साथ ही में भारत का नागरिक हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा, सीधी सीधी बात है। क्या सीधी सीधी बात है? सवाल बहुत सिंपल है, बड़ा सा लग रहा हुआ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वो ये करा है, संसद के प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए भी मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका जो है इसका निर्वहन कौन करता है? बताओ, सीधी बात, मतदाता सूची तैयार कौन करता है? मंत्रिमंडल, योजना आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। अच्छा, ये बताइए, चुनाव आयोग जो है किस आर्टिकल में वर्णित है? तो देखो भाई, चुनाव आयोग जो है वो 324 के अंदर जो है इसके बारे में जो है बताया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है चुनाव आयोग की, तो वो होती है 25 जनवरी। क्या होती है? 25 जनवरी 1950। क्या? 25 जनवरी 1950। याद रखना, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है। आगे देखिएगा, अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है, इसको आप अच्छे से लीजिएगा कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है? तो बताओ, कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर ये कहा गया है कि उस तीन स्तरीय पंचायती राज संरचना का जो है ना बात कही गई है? तो अनुच्छेद 243B के अंदर जो है वो 3 स्तरीय पंचायती राज की जो है वो व्यवस्था की गई, उसके बारे में ही वर्णन यहां पर दे रखा है। आगे देखिए, अगला सवाल कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? बताओ, तो कौन सा जो है वो संशोधन है? तो वो आपका 44वां है। संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित जो संशोधन है वो कौन सा था? 44वां संशोधन था। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, 44वां संशोधन हुआ कब था? ये 1978 में हुआ था। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ था कि ये सीधे सीधे कुल मिलाकर के एक 300 का, यानी संपत्ति के जो पहला जो मूल अधिकार था उसको जो है वो विधिक अधिकार बना दिया गया था, तो वो 300 काम में जो उसको ऐड कर दिया गया था। ठीक है, जबकि पहले जो था ये आर्टिकल 19 फर्स्ट का ही हिस्सा हुआ करता था, जो हट गया। चलिएगा आगे देखिएगा, अगला सवाल किस तरीके का है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, लिखा है सत्यमेव जयते के उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, कहां से लिया गया था? सीधी बात, सत्यमेव जो लिखा गया होता है राष्ट्र प्रतीक के अंदर वो देवनागरी लिपि में लिखा होता है, लेकिन ये कहां से लिया गया था? तो ये तो भाई सीधी सी बात है, मुंडक उपनिषद। क्या? मुंडक उपनिषद से जो है ये सत्यमेव जयते जो वो लिया गया था, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और इसको आप एकदम समझ लीजिए, सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की सदैव विजय होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
ओके चलो, अगर आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, और ये लिखा किस लिपि के अंदर है, देवनागरी लिपि के अंदर। आगे देखिए मेरे भाई 28 जो सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी है? तो वो आपका ये है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यूपी के अंदर एल्यूमिनियम कहां पाता है? रेणुकूट सोनभद्र के अंदर। इन चीजों को भी आप याद करते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप लास्ट में जाके पता चला स्टैटिक पढ़ रहे हैं और पूरा सेट में जो चीजें आ रही हैं उनको आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा देखिए, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? तो बताओ कौन सा ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोलते हैं? चारों विकल्पों को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से सोच लीजिएगा। तो वो आपका स्ट्रोम्बोली है। कौन सी? स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस के रूप में भी इसको जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रोम्बोली जो है ज्वालामुखी जो है वो इटली के सिसिली के उत्तर में, आपको पता होगा, लिपारी द्वीप पर स्थित है। तो सीधे सीधी बात, अगर ये पूछा है स्ट्रोम्बोली कहां पर है, तो सीधे अगर कुछ भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ये आप याद रखना, ये इटली के अंदर है। ठीक है भैया, चलेगा। और एक और चीज याद रखना, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ये। और ये कैसी है? ये आपकी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, जैसे भारत के अंदर आपको पता हो बेरन ज्वालामुखी है, वैसे ही ये है। आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे आगे 30 कौन सा है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन आदि महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? चारों में से बताओ कौन सा जो है ये महाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से महाद्वीप आते हैं मेरे भाई, उनको आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए, जो फ्रांस है, फ्रांस जो होता है वो गोंडवाना लैंड के अंदर, फ्रांस जो जिस जमीन पर है वो जमीन जो गोंडवाना लैंड की जो है वो जमीन नहीं है। क्लियर है भैया, चलेगा। आगे तो बहुत कुछ है इस सवाल का डिस्कशन, लेकिन हम चाहेंगे क्योंकि एक टेस्ट पेपर है तो टेस्ट पेपर की तरह ही इसको रहने दे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला देखिएगा, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? चार विकल्पों को पढ़िएगा। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो ये मध्य अमेरिका के अंदर है। कहां पर है पनामा नहर? ये मध्य अमेरिका के अंदर है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे क्योंकि आपको पता होगा पनामा जो नहर है एक मानव निर्मित नहर है। ठीक है, हम मतलब इंसान के द्वारा बनाई गई थी, प्राकृतिक नहीं थी। और ये जो नहर है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस वर्ड को आप याद रखना, पनामा नहर, ये पूछा गया सवाल है। पनामा नहर करती क्या है एक्चुअल में? इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ये पनामा नहर जो होती है ये प्रशांत महासागर को, क्या प्रशांत महासागर को किस महासागर से जोड़ती है? ये इस तरीके से सवाल बना था। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम पनामा नहर करती है जो कि मध्य अमेरिका के अंदर। क्लियर है भैया? पूछा गया सवाल है कि डेनमार्क की जो राजधानी है वो क्या है? देखिएगा, डेनमार्क की राजधानी क्या है बताओ? कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की है। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉलर मतलब मुद्रा क्या चलती है? डॉलर चलती है। क्या चलती है मेरे भाई? डॉलर चलती है। क्लियर है? तो 32 नंबर का जो सवाल है वो आप कर चुके हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाएगा। आगे जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। क्या? अच्छे से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी यूरोप के अंदर क्या डॉगर बैंक जो फेमस है वो मछली पकड़ने का जो क्षेत्र है उसके लिए फेमस है। तो उसको डॉगर बैंक के नाम से उस इलाके को जो है जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अब देखिएगा 34 नंबर का जो प्रश्न है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा कि जो चार विकल्प दिए हुए हैं ना इनको आप पढ़िएगा। और देखो किस तरीके का है कि चार विकल्प जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा है भारतीय राज्य जिसकी सीमा बाउंड्री जो होती है वो चीन, नेपाल और भूटान के साथ में लगती है? तो बताओ चारों विकल्पों के अंदर वो कौन सा जो भारतीय राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान के साथ में लगती है? बताइए जल्दी से कौन सा होगा? तो वो सिक्किम होगा। क्या होगा? सिक्किम होगा। ठीक है, सिक्किम राज्य की जो सीमा है वो चीन, नेपाल और भूटान के साथ में लगती है। अच्छा ये बताइए सिक्किम जो है, सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी पता है क्या है? गंगटोक। क्या है?
सिक्किम की जो राजधानी है वो क्या है मेरे साथी, वो है आपका गंगटोक। ठीक है भैया, चलेगा। आगे देखिएगा, आगे और अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनको आपको रीड करना है। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। तो बताओ इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि वो कौन सा भारतीय राज्य है जो म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। तो वो कौन सा है पता है, वो असम राज्य है। क्या है मेरे साथी, वो आपका जो असम है वो म्यांमार के साथ में जो सीमा है वो साझा नहीं करता है। ठीक है, पड़ोसी देश आपको पता है म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है उसके साथ में कौन कौन से फिर जो भारतीय राज्य हैं उनकी सीमा लगती है। तो देखो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और साथ ही में अरुणाचल प्रदेश है, इनकी सीमाएं जो है वो म्यांमार के साथ में लगती हैं। अच्छा, बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। इस तरीके से जो है वो हर चीज़ को आपको धीरे धीरे याद करना है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिएगा मेरे भाई। अगला 30 नंबर का जो सवाल है उसको वो सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे पूछा है कि 4 विकल्पों में से नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, बताओ। आर्माकोंडा, अनामुड्डी या कलसुबाई या फिर डोडा बेटा। अच्छे सवाल है, आराम से इनको जवाब देना है, आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। तो डोडा बेटा जो है ना वो भाई नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है, डोडा बेटा। ठीक है, चलिएगा, थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। तो ये डोडा बेटा है। आगे देखिएगा, चीज़ें जब धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होने लग जाएंगी तब आपका नंबर भी बढ़ने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो डोडा बेटा है ना वो आपको पता है तमिलनाडु राज्य में जो नीलगिरी पूरी जो श्रेणी है वो कहाँ पर पड़ती है, तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊँची जो चोटी है वो कौन सी है, नीलगिरी पर्वत पर ही जो ये डोडा बेटा है वो सबसे ऊँची है। चलिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, एक और देखो, इसकी मतलब ये जो डोडा बेटा है ना इसकी चोटी पर ही जो है एक मौसम विज्ञान जो वेधशाला है उसकी भी जो है वहाँ पर स्थापना की गई थी। आगे देखिए, लोकटक झील जो भारत के किस राज्य के अंदर है। 37 क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है और सब लोग जानते होंगे। लोकटक जो झील है वो मणिपुर के अंदर है। कहाँ पर है, लोकटक झील जो है ये आपके मणिपुर के अंदर है। ठीक है, भारत के ताजे पानी की जो झील है वो सबसे बड़ी झील ये लोकटक झील ही है और विश्व की ये एकमात्र ऐसी झील है जिसमें तैरते हुए मतलब एक आइलैंड के रूप में देखा जाता है इसको। ठीक है, मतलब एक द्वीप, तैरता हुआ द्वीप है। ठीक, ओके, आगे देखिएगा। और देखो हाँ, इस झील के अंदर जो जलीय घास आपको पता होगा, जो घास है ना वो इस झील के अंदर तैरती है। ठीक है, जिसे फफूंदी कहा जाता है। तो बिल्कुल तैरती हुई जो घास दिखाई देती है वो लोकटक झील के अंदर ही आपको दिखाई देती है जो आपके मणिपुर के अंदर है। आगे देखिएगा, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइएगा। चारों विकल्प आपके सामने कि सूरत से होकर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है। तो बताओ वो कौन सी है, सूरत से होकर बहने वाली नदी है ताप्ती। कौन सी है, ताप्ती जो नदी है वो आपके सूरत से होकर के बहती है। चलिएगा, आगे देखिएगा। और ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। कहाँ, अरब सागर में जाकर के गिरती है। 39 सवाल देखिएगा, आपको बताना है ये जो 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प पढ़िएगा, बताओ इनमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरीके से बांधों के नाम लिखे गए और उनके आगे उनके राज्यों के नाम लिखे गए, तो आप इनमें से बताइएगा कौन सा जो विकल्प है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिएगा, भाखड़ा नागल जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश में, ये तो बिल्कुल ठीक है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, ओके। टेहरी बांध महाराष्ट्र नहीं भाई, टेहरी बांध उत्तराखंड है, यूके है, उत्तराखंड है। ठीक है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध उड़ीसा, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो सी विकल्प है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, मृदा के अध्ययन को उल्लेखित करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। कुल मिलाकर के मृदा के अध्ययन को जो है वो टेक्निकल वर्ड कौन सा है जिसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं भूमि विज्ञान। क्या बोलते हैं, मृदा के अध्ययन जो है, मृदा का अध्ययन किस में किया जाता है, भूमि विज्ञान के अंदर जो है वो किया जाता है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होगा। आगे देखिए 41 देखिएगा, केसर जो है वो किस भारतीय राज्य का एक उत्पाद है। तो केसर जो किस भारतीय राज्य का एक उत्पाद है, आपको पता केसर जो होता है वो ठंडे इलाके में ज़्यादा पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा और पंपोर में जो है वो केसर की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा जो है लेवल पर की जाती है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिएगा, आगे देखिए, नेपा नगर में कौन सा उद्योग जो है सबसे फेमस है। नेपा नगर के अंदर कौन सा उद्योग है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बताइएगा। चीनी, रसायन, सीमेंट या फिर कागज़। तो नेपा नगर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, अखबारी कागज़, मतलब
नेपानगर जो है ये कहाँ पर है, अखबारी कागज़ के लिए बहुत जो है वो फेमस है, मतलब कागज़ के लिए, ठीक है। नेपानगर किसके लिए फेमस है, कागज़ के लिए। किसके लिए भाई, कागज़ के लिए। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत होगा। आगे देखिएगा 43 देखिएगा, 43 सवाल बहुत अच्छा है, इसको आप आराम से सीरियस लीजिएगा, ठीक है, तब तो आप कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, बताओ। पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह हैं उनके बारे में आपकी उनकी जो लोकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो कोचीन बंदरगाह है, क्या जो कोचीन बंदरगाह है भाई, वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह है वो कौन सा है, कोचीन बंदरगाह। क्लियर है भैया। कोचीन बंदरगाह को पता है अरब सागर की रानी जो है इसको कोचीन बंदरगाह को ही बोलते हैं। पूरब का वेनिस भी कहा जाने वाला ये जो बंदरगाह है वो केरल के आपको पता है मालाबार तट पर, ठीक है, मालाबार का जो तट है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोचीन। 44वां सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये पूछा गया ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जो भारत के किस राज्य के अंदर है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लिंगानुपात है वो भारत के किस राज्य के अंदर है, बताओ जल्दी से, सोच के बताना आराम से, कोई गड़बड़ नहीं करना आपको, ठीक है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, गलत नहीं करना है, क्या गलत नहीं करना है। तो भाई देखो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरल के अंदर है। कहाँ पर है मेरे भाई, केरल के अंदर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा जनगणना 2011 के अनुसार केरल के अंदर जो लिंगानुपात है वो आपको पता है, अगर टोटल लिंगानुपात पूछा जाए तो 1084 है, जो केरल का ही है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन भारत में सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कौन सा है, सबसे कम जो लिंगानुपात है 879, क्या 879, आपको पता है ये हरियाणा का है, ठीक है। अच्छा भारत का, क्या पूरे भारत का अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो 943 है, क्या है 943, 879 ये सबसे कम है, ये कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है। और सबसे जो ज़्यादा है वो कहाँ पर है पता है, वो आपके केरल के अंदर। अच्छा केरल के अंदर सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन वो कितना है, 1084, कितना है 1084, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट है। चलेगा आगे देखिएगा, आगे देखो 45, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, क्या राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, जल्दी से सोच के बताइएगा। अच्छा सवाल है, क्या 4 विकल्प पढ़िएगा, कील नहर, बेरिंग, पाक या जिब्राल्टर। 4 विकल्पों से समझ में आ जाएगा आपको। ये पाक जल डमरू है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। तो पाक जल डमरू जो है वो राम सेतु जो स्थान है वो आपको पाक जल डमरू पर ही जो है वहाँ पर स्थित है। और वैसे भी देखो राम जी ने जो सेतु बनाया था वो कहाँ, श्रीलंका जाने के लिए, ठीक है, लंका जाने के लिए। तो बस पाक जल डमरू भी दोनों जो है वो देशों को जोड़ने का काम करता है। और एक और बात याद रखना, राम सेतु जो होता है आपको पता है भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य जो है स्थित है। इसकी जो टोटल लंबाई है ना वो 48 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो सेतु है इसकी लंबाई कितनी है, 48 किलोमीटर है। चलिएगा आगे देखो, मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू से जो है वो अलग करने का काम जो ये करता है, जबकि कील नहर जो होती है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जो है जोड़ने का काम करती है। आगे देखिएगा 46 देखिएगा। अच्छा है, लठमार होली जो कहाँ पर खेली जाती है बताइएगा। ये सवाल मैंने आपको जितने भी जो त्यौहार थे वो सब बताए थे कि बरसाना में, कहाँ पर है, बरसाना में, एग्जैक्ट जगह है बरसाना। लठ जो होता है बरसते हैं, जब पढ़ते ना खोपड़ी यहाँ पर तो एकदम बरसते हैं, बारिश हो जाती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो होता है इन 4 विकल्पों में से कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो होता है वो 4 विकल्पों में से कौन सा है, वो है बारहसिंगा, क्या दलदल का मृग या बारहसिंगा जो है। और एक और बात देखो, हर साल, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस जो होता है पता है कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, ठीक है। और इसी दिन, ठीक है, साल 1950 में उत्तर प्रदेश की जो है वो स्थापना होती है। इसको भी आप याद रखना। आगे देखो, भेड़ कुंड, जहाँ पर अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर है बताओ। भेड़ कुंड, कितना बेहतरीन सवाल है, इस तरह का सवाल बना है। तो भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने, आपको पता है अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रौपदी की पत्नी द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। कहाँ पर है मेरे भाई, वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में, ठीक है। आगे देखिए 49 देखिएगा, महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बताओ वो कौन सी थी, जो 1876 में प्रकाशित करने का जो श्रेय मिलता है, जिसका संपादन जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो वो किया गया था। बताओ महिलाओं से संबंधित पहली जो पत्रिका थी उसका नाम क्या था। 4 विकल्प आपको दिखा देता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है, सोच के आपको बताना है। वो थी बाल बोधनी, क्या महिलाओं से संबंधित जो पहली पत्रिका थी वो बाल बोधनी थी, जो 1876 में प्रकाशित की गई थी। संपादन किसके द्वारा किया गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा, लास्ट सवाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। अच्छा सवाल है, 4 विकल्प हैं, उनको गलत मत करना नहीं तो नंबर कट जाएगा।
तो याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो कौन है। 4 विकल्प आपके सामने, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा का अध्यक्ष। कौन होता है भैया? वो राज्यपाल होता है। तो संवैधानिक प्रमुख की बात करते हैं तो वो आपका राज्यपाल होता है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। देखो तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मुझे टोटल, आपने 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो मेरे भाई 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये जो 50 क्वेश्चन है वो 2 नंबर का 1 प्रश्न था। मतलब ये हुआ कि 100 मतलब 100 नंबर में से आपके नंबर कितने हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा और कौन कौन सी चीज़ें जो अपडेट करने की ज़रूरत है, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए मैं लाइव आकर के ये टेस्ट नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी, मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से, और आपने जितना प्यार सपोर्ट दिया रियली उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।